हंगामा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही दबंग शख्सियत मौजूद हैं। नून लीग के पुराने रफ़ीक और सीएम मरीम नवाज साहिबा के समधी। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे कुछ डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रोहिल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो दुरुस्त कर लो, मैं समधी नहीं हूँ, मेरा बेटा समधी है उनका। तो आप भी तो समधी ससुराल वाले, दादा समधी, सेकंड जनरेशन आ जाता है ना। दादा समधी तो चल मैं आपकी बात मान लूँ। सर सबसे पहले तो आपको ट्रिपल मुबारकबाद। एक तो आपके चार मुबारकबाद। एक तो आपके पोते और नवासे नवासियों की शादी हुई और उसके बाद फिर आप ग्रेट ग्रैंड फादर भी बने। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये आपके प्रोग्राम से अब ये पता चल जाएगा लोगों को। हाँ सर, एक और बात अच्छा, फिर मजे वाली बात है, हम सोशल मीडिया पे ये देखना शुरू कर देंगे इसकी उम्र कितनी है, ग्रेट ग्रैंड फादर बन गया। बता दें फिर मुश्किल में, हाँ लोगों को मुश्किल में क्यों डालना है, बता दें कितने साल के? अभी 73 का हूँ। अच्छा, इसी साल 74 का हो जाऊंगा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको सेहतमंद लंबी ज़िंदगी दे। रोहिल साहब, आपके बारे में एक और चीज़ भी मशहूर है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। लोग आपसे हमेशा डर के बात करते हैं या उनको कहा जाता है कि अच्छा रोहिल साहब से जब बात करनी है तो ज़रा संभल के बात करना, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो ये बात सच है? बिल्कुल नहीं है, गलत है, गलत परसेप्शन है। हाँ, अब देखें, बात यह है कि अगर किसी गरीब का इंतकाल हो रहा है या किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, हाँ, तो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना कोई चाहिए। अगर फर्ज कीजिए जिस तरह आपका कल्चर है, जो थाना कल्चर है, वो अजीब तमाशा है, कसम से अजीब तमाशा। मैं आपको बताऊं, ये थोड़े दिन पहले मेरी बेटी है, छोटी, सबसे बड़ी प्यारी है मुझे, सारे बच्चे प्यारे हैं, वो क्या सारे बच्चे प्यारे हैं, वो ड्रेस डिजाइनर है। हाँ, और माशाल्लाह बड़ी हुमैरा रोहिल असगर की बात कर रहे हैं, हुमैरा की बात सारा की। अच्छा ठीक है। तो वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी, उसकी जो होता है ना, उसका जो सेटअप है, वो वहाँ से कोई चोरी हो गई। अच्छा। और मैंने पुलिस वालों का मैंने कहा यार वो देखो उसको, तो मेरा साथी मामला है। हाँ। बात पैसों की नहीं है, बात इज्जत की है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। अब वो थानेदार साहब जो है वो अजीब उनकी बनी हुई है, वो अजीब आप तमाशा बनना शुरू कर दिया उसने बेवकूफ़ी हद दर्जे के। मैंने फिर उनके ऑफिसर्स को कहा, मैंने कहा यार ये क्या तरीका है? हाँ। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब ऐसे मामले में अगर मैं गुस्सा करूं तो आपका क्या ख्याल है कि ये नाजायज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा मामला था, लेकिन लोगों के, आम लोगों के मामले में भी गुस्सा करता हूँ। उन लोगों के लिए जो लोग बेचारे आगे, एक गरीब आदमी है, उसके साथ अगर आप ज्यादती करते हैं तो आराम से तो कोई नहीं सुनता। बिल्कुल। अच्छा, फिर मैं आपको एक और मजे वाली बात बताऊँ। ये लोग ये एक अजीब से, मेरे पे ये भी एक दफा इल्जाम था कि मैं गालियां बड़ी निकालता हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये भी सुना। याद आ गया? हाँ जी, सुने। अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी आपकी। अच्छा, मजे वाली बात है कि मैंने एक दिन बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा यार मैं क्यों करता हूँ। हाँ। और मेरे ख्याल में आज 8-9 महीने हो गए हैं। अच्छा। कि मैंने इस किस्म को गाली निकालनी छोड़ दी। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आपको हो गया और आपने सोचा कि बस आप नहीं यार बस करें, क्या है फजूल में तो। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये यूं ही है, गाली ना निकालना ये यूं है जैसे आपने सांप के मुंह में से आपने जहर निकाल दिया, तो जहर निकाल देगा, सांप क्या रह जाएगा, गुडोया बन गया। नहीं तो फिर अब जब गुस्सा आता है, चलिए गलत बात भी सही, उल्लू का पट्टा। अच्छा अच्छा, आपने मज़हब किस्म की गाली। अच्छा चले ये भी सही है। आपने फैमिली की बात की ली, तो ज़रा फैमिली के कुछ सवालों पे ही आ जाते हैं कि फैमिली में कैसा आपका रिलेशनशिप है? सारी फैमिली डरती है? मेरा मकसद पूछने का ये है कि आपके गुस्से से आपकी वाइफ डरती है कि आप अपनी वाइफ के गुस्से से डरते हैं? देखिए, मैं एक बात आपको अर्ज करूँ, डर कोई नहीं होता। नहीं मतलब होता है ना थोड़ा सा, कोई डर नहीं होता। हाँ, डर नहीं होता, रोब होता है। चले रोब मेरे एक अजीज से वफात पा गए। मेरी शादी हुई ना जब, तो मुझे उन्होंने ले गए बाहर, सैर कर रहा था, साथ वॉक करते करते कहने लगे यार लोग कहते हैं कि मियाँ जो है ना बीवी के थल्ले लगाया। हाँ। ऐसा नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ, लेकिन हाँ, मुझे बर्दाश्त करना उसी का काम है। मतलब आपका रोब ज्यादा है, हम ये कह सकते हैं? रोब नहीं है। हाँ। रोब नहीं, रोब कौन सुनती है? जिसके बच्चे जवान हो जाए रोब सुनती है। अच्छा नहीं, बस किसी को चीज पसंद नहीं आती। हम फिर क्या अज्यूम करें
कि घर में किसकी चलती है, शेख रुहेल असगर की चलती है या मिसेस? नहीं, इंटरनली वही मालिक है जी। मैं उसके मामले में बहुत कम दखल देता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ उसके मामले में। उसने घर चलाना है बिल्कुल, और वो सारा कुछ तो वही करती है। तो मेरे ख्याल में शायद औरत के मामले में आपको बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, उसको फ्री हैंड देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारे उमूर देख रही होती हैं घर के सारे मामलात। देखे ना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी नमूनो नवाइश, उनका ग्रो अप करना, उनका, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर ये औरत का ही बर्दाश्त है, औरत की ही बर्दाश्त है, वरना अगर आदमी बच्चों को पैदा करता ना, कोई सलामत बड़ा ना होता। बिल्कुल बिल्कुल, कि आदमी में इतना सब्र बर्दाश्त नहीं है। हाँ, ये उसी का काम है बिल्कुल, कि वो खुद गीली जगह सो जाएगी और उसको अपना सूखी जगह सुलाएगी। लेकिन अब हालात बदलते जा रहे हैं, लोगों की सोच बदलती जा रही है, अब वो चीज़ें रही नहीं। रुहेल साहब, अभी आपने ये वाली बिल्कुल ठीक बात बोली है कि औरत घर के सारे मामलात देख रही होती है। आप माशाल्लाह ग्रेट ग्रैंडफादर भी बन चुके हैं, आज की नस्ल का भी आपको सारा पता है कि उनकी सोच क्या है। आजकल के रिश्ते क्यों नहीं चल पाते, लड़ाई झगड़े तक मामला क्यों पहुंच जाते हैं? या हम पहले देखते थे कि जब लड़ाई झगड़े होते तो घर की चार की बात कर रही, मियाँ बीवी की बात कर रही। असल में मैं आपको गुजारिश करता हूँ, अब ये हुआ कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हाँ, पहले जब लड़कियों की शादी होती थी तो माँ बाप, आपने एक डायलॉग सुना होगा, चल लिए तो तेरा जनाजा ही आवे, मैयत ही वापस आएगी। हाँ, वो कहना हूँ तो उन्होंने मैयत कट के आई। अच्छा, अब फर्क पड़ गया ना। बिल्कुल। अब ये है कि अच्छा तेरा जाती की थी, छाट गए, आजा वापस। तलाक की रेशो बहुत ज्यादा होगी। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जहाँ पे भी आप इंडिपेंडेंट होगी ना, बिल्कुल, बुरा मान जाएंगी खौतीन। अच्छा, जिसमें भी एक मर्द का एक बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, मर्द कमाता है, मर्द घर को चलाता है, लेकिन वो कभी ताना नहीं देगा। बहुत कम ज़र्फ लोग हैं, बहुत कम ज़र्फ हैं जो जताएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे, नहीं, बहुत कम। वरना मर्द हमेशा कमा के खुश होता है, खिला के बड़ों बच्चों को उनकी ख्वाहिशात को पूरी करके। औरत में ऐसा नहीं है। जहाँ वो इंडिपेंडेंट हुई, जहाँ उसने कमाई शुरू की, वो कहती मैं तो तेरी इक्वल फुटिंग पे हूँ। हाँ, इक्वालिटी की बात करती हैं। रुहेल साहब, आपकी जब ख़ानदान में बेटियों की शादियाँ होती हैं, फॉर एग्जांपल हम अभी इन 2 महीनों की बात कर लेते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि 3 शादियाँ हुई आपकी, नवासी पोतियों की, शानज़े की भी शादी हुई, तो शादी से पहले आपने उनको क्या एडवाइस की थी शादी के हवाले से? नहीं, मैंने तो अभी भी जो भी मेरी बच्चों की शादी हुई है, मैं हमेशा, अब मेरी बहू आई है जो मेरे पोते की बीवी जो आई है, ऐसे जैसे मेरी वो बेटी है बस। अगर आप कभी ये सोच लेना कि जो आपके घर से गई है वो अब आपकी बेटी नहीं है, वो अब उनकी बेटी है। अच्छा, और जो आपके घर में आई है वो आपकी बेटी है। और अगर आप उसको बेटी वाला रुतबा देंगे, उसको प्यार देंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसको बड़े फूलों की तरह रखेंगे, वो आपकी इज्जत करेगी। आपका माहौल बदल जाएगा। हाँ, तो शानज़े को फिर आपने कोई स्पेशल एडवाइस? जी, मैंने उससे यही कहा था, बेटा इतनी खिदमत करना कि ये अपनी बेटियों का प्यार सब भूल जाए। क्या बात है। चले शादी पे ही आ जाते हैं। अब शादी की बात चल पड़ी है तो इंडिया में भी बहुत डिस्कस हुई शादी, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई, सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना रहा। तो रिश्ते की बात ज़रा शुरू से बताएंगे। वैसे तो हमने काफ़ी बहुत सुनी है हमने, थोड़ा सा ज़रा रिश्ते की बात किस तरह गया यार। अब इस मेरे ख्याल मामले को आप छोड़ दें। अब कोई नई बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। क्या के बता के मेरे ख्याल में शायद अब तो लोगों को अजबर याद हो गया। एक बात और मैं आपको बताऊं फलक, मैं ये बात कर दूंगा ना, और जो बीमार ज़हन है ना, मुझे तरस आता है उन पे। अच्छा, वो इसमें से भी कोई बात निकाल लेंगे, मनफी बात निकालेंगे। सर वो तो निकलेंगी, नहीं, वो बात नहीं भी करेंगे तभी निकलेंगी। होना नहीं चाहिए। फलक, अगर कोई किसी की खुशी है, किसी का कोई अच्छा है, तो उसको दवा देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आपका कोई रिश्ता नहीं है, आप रिश्तों को कोई अहमियत नहीं देते, तो फिर आपसे कोई अच्छाई की तोक़्क़ो नहीं होगी। बस इतनी सी बात है।
ठीक है सर। रोहिल साहब एक्चुअली ना आज भी इंडियन टीवी चैनल पे एक खबर चल रही थी कि जुनैद सफदर की शादी पे 150 करोड़ रुपया पाकिस्तानी खर्च हुआ। अब अंदाज़ा करें हाँ कि ये सिर्फ इसलिए कि चूँकि जवाब नहीं देंगे वो। हाँ जिन लोगों ने 1.5 करोड़ के सिंगर मधु किए थे उनको आप डिस्कस नहीं करते। किन्होंने किए थे? जिनकी शादियाँ हुई हैं। ठीक है। हाँ। आप देखें ना, जिनकी शादियाँ इससे पहले हुई हैं। हाँ। वो इस पे तो बेचारी एक बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी इज्जत बयार करने, वो गाना गाने आई थी बस। वो कितने पैसे ले लिए होंगे उसने? हाँ बिल्कुल, उसने कितने पैसे ले लिए होंगे। तो इसलिए शाजिया मंजूर ने ज्यादा पैसे भी इसका मतलब नहीं लिए। शाजिया मंजूर थी ना सिंगर, तो जी मैं वही आपको शादी सी खातून है वो, और एक और शादी हुई थी अलीट, तो उस पे तो एक तरफ मेरे ख्याल में वो क्या है, वो राहत फतेह अली खान की बेटी की शादी थी। नहीं, वो और थी शादी, मैं नाम नहीं लेना। एक तरफ राहत फतेह अली खान सब बैठे हुए थे, दूसरी तरफ वो जो खातून जो गाती हैं वो आप फरियाल तालपुर की बेटी की शादी की बात कर रहे हैं। मैंने कोई नाम लिया किसी का, आप काम का ही। ठीक है चले, मतलब चले ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा ये एक और बात मैं आपको बताऊं। ठीक है सर। अब कोई शादी अगर करता है या मैं करता हूँ तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक ही पैसा बिल्कुल ऐसे ही। हाँ तो क्यों तकलीफ क्या, मैंने किसी से उधार लिया। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। और ये नहीं देखते कि मैं लोगों के लिए क्या करता हूँ, ये नहीं देखेंगे, ये किसी को तकलीफ ही नहीं होगी, कोई इतनी तकलीफ करेगा ही नहीं कि यार इसकी अपना आप निजी जिंदगी में जाकर देख लें कि ये कुछ कर रहा है। अच्छा जो लोग मेरे साथ मुंसलिक हैं वो यकीन कीजिए, मैंने एक शख्स ऐसा नहीं देखा जिसने मुझे दुआएं ना दी हो मेरी पोती के लिए। दुआएं वो तो बगैर कीमत की होती है यार। हाँ, बिल्कुल बेशुमार दुआएं हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही थी, जोड़ी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं है, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। और मरियम नवाज साहिबा भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो है ही प्यारी है बिल्कुल। अच्छा ये कहा जाता है कि जब रिश्ता करते हैं ना तो बड़ों के दरमियान में ना बातचीत होती है, सखारा भी करवाया जाता है और लड़के के बारे में भी पूछ की जाती है, लेकिन जाहिर है आपका तो वो फैमिली फ्रेंड्स वाला मामला था और मियां नवाज शरीफ साहब तो लीडर भी हैं, तो कोई इस तरह की बात हुई थी, सखारा करवाया हो या फिर कोई मैच करवाया हो? सेकेंडरी रिलेशन है। हाँ मेरा तो सेकेंडरी रिलेशन है, मैं दादा हूँ, तो ये सवाल के जवाब जो है आपके वो तो उनके माँ बाप दे सकते हैं बेटी के। मैं तो इस बात के जवाब नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल एक मैं आपसे अर्ज कर दूँ, मैं आपसे एक कर लेता हूँ, शेयर कर ले। मैंने मियाँ साहब से ये कहा था, बड़े मियाँ साहब से मैंने ये कहा था कि रिश्तेदारी अजीजदारी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आप मेरे लीडर रहेंगे। अच्छा ठीक है, ये वैसे आपने बहुत बड़ी बात की थी कि ज़ाहिर रिश्तेदारी बदल गई। अब पहले तो वो आपके लीडर भी थे और सियासत भी सारी चल रही थी। रिश्तेदारी अपनी जगह पे, आप मेरे लीडर रहेंगे इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है। रोहिल साहब कहा जाता है मरियम नवाज साहिबा के बारे में वो बड़ी डोमिनेंट हैं और बड़ी डिसिप्लिन्ड हैं और थोड़ी सी गुस्से वाली भी हैं, तो अब तो ज़ाहिर शादी को थोड़ा टाइम भी गुजर गया, तो शानजे को कैसी लगी उनकी सासू अम्मा? कोई बात की घर आके? इसका जवाब भी शानजे ही देगी। अच्छा मैं कैसे नहीं, मतलब आपकी पोती से जब बात हुई हो कि बेटा आपने पूछा हो ना कि इसका जवाब बेटा खुश हो कि नहीं? हाँ नहीं मेरी अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। वो पहले वो मेरे ख्याल में शायद गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, फिर उसके बाद फिर कहीं जा रहे थे, बस इस तरह। तो मैं अपने मामलात को अपने तक महदूद रखता हूँ। आप मुझसे मेरे मतलब पूछेंगी, मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने जो आपको बता दिया कि मैंने जो मियाँ साहब से कहा वो। हाँ दूसरी बात ये भी मुझे पता है कि मियाँ साहब को हमारी तरफ से शानजे के गवाह है वो मियाँ साहब। अच्छा आपकी तरफ से गवाह हैं? अच्छा माशाल्लाह। चलो ये तो हो गई एक और बात। तो अगर आप कर दिया ना मियाँ साहब के सुपुर्द कर दिया कि आप जाने आपका काम जाने, बिल्कुल ये आपकी बेटी है। बिल्कुल। अगर आप बुरा ना माने, एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रेंडिंग रही है, वन डिश वाला मामला। कितनी डिशेस थी शादी में? वन डिश थी, नहीं थी, कितने मीठे थे, कितने मेन कोर्स से, मेहंदी में क्या क्या हुआ? बात बताएं। अब देखें, अब ये कौन लिख रहा है? क्या वो शादी में मौजूद था? नहीं, परसेप्शन है बिल्कुल। हाँ मेजबान तो मैं था ना बारात का। मेजबान भी थे, फिर एक दिन मेहमान भी थे। नहीं मैं जो वर्ड्स कर रहा हूँ, मैं मेजबान था ना। तो मेज़बान से पूछना चाहिए था इन लोगों को कि भाई तुमने क्या किया है, तुमने कौन सी डिश बनाई। आप सूप को डिश कहते हैं,
नहीं, एपिटाइजर है वो तो, स्टार्टर है। चलें, शुक्र है आपको। हाँ। एक डिश थी सिर्फ कोरमा बस। अच्छा। और चावल और नान, दैट्स इट। ठीक है। बस। नहीं तो 50 तरह के जो मीठे थे, चलिए सैलेड तो फिर भी एपेटाइजर में, स्टार्टर में आ एक ही जाते सैलेड तो, था। हाँ स्टार्टर के तो चले छोड़े ना, लेकिन वो कहते हैं मीठे भी 50 तरह के थे, फिर वो आलू गोश्त था, फिर वो मटन कढ़ाई थी, फिर वो पालक गोश्त भी था, पुलाव था। बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है। मैं बारात की तो आपको ये बताता हूँ। हाँ। अब आप आ जाइए वलीमे पे। एक डिश थी मेन, ठीक है, और उसका नाम है देसी चिकन का शोरबा। अच्छा। या कह लें उसको कोरमा कह लें, देसी चिकन का कोरमा। ठीक है। सूप को आप डिश कहते हैं? नहीं। सैलेड को आप डिश कहते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल स्टार्टर में ही है ना। ये कौन करता है यार, मुझे तो समझ नहीं आती कौन सी डिशें हैं। हाँ। अच्छा मेहंदी थे, मेहंदी भी आलू गोश्त था मेन डिश। दाल गोश्त भी सुना था कि नहीं? सादी दाल। अच्छा, उसको आप डिश कहते हैं? ठीक है। अब साग, सरसों का साग, उसको आप डिश कहते हैं? हाँ, लेकिन सर चले वो मेन कोर्स का तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि नहीं ये तो मेन कोर्स के अंदर आता है। साग गोश्त कह लीजिए, साग सरसों का साग। ठीक है। और जिसको अच्छी पंजाबी कहने कोटवा साग। हाँ। कड़ी डिश है यार। ठीक है। अब ये मुझे बताओ कि माशाल्लाह इतने बड़े शख्सियत, उनका ये मेहंदी का खाना। हाँ। पता नहीं कौन बातें करता है कि लेकिन पता है आम लोगों को जब ये इस तरह का कोई भी फंक्शन होता है ना तो दूल्हे समेत उठा के ले जाते हैं, तो दूल्हे समेत घर वालों को ना उठा कर ले जाते हैं या जुर्माना होता है इस तरह की। मेहंदी का फंक्शन देखा ना, मैंने आपको मेहंदी का फंक्शन बता दिया। हाँ। अब मैं आपको जो जिसके मुंह में आता है ना वो बोलता जाता है। हाँ। आप किसी का मुंह बंद कर सकते हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि आप अगर मनफी सोचेंगे तो मनफी निकलेगा। कुछ लोगों को खुदा वास्ते का वैर है कि किसी की खुशी को खुशी नहीं रहने देना। सर क्योंकि आप जाहिर है पॉलिटिकल आपका एक सफर भी है, करियर भी है, तो सियासी हरीफ भी है उनकी तरफ से भी। हाँ, उनकी तरफ से भी होता है। अब क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, फिर क्या होगा? अब ये आपका ख्याल है वो इसकी शर्मिंदगी महसूस करेंगे, माफी मांगेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कोई और चीज निकाल लेंगे बीच में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर भी हमारी नज़रों से गुजरी, वो ये थी कि मेहंदी वाले दिन शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म भी हैं इस टाइम पाकिस्तान के, वो थोड़ी देर के लिए आए थे और उसके बाद वो चले गए, जिसपे नवाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा मूड ख़राब किया। ये बात सच है या नहीं है? गलत बात है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ। अब मैं क्या इलाज है इनका? इलाज बीमारियां हैं ये। ठीक है, बिल्कुल लाइलाज। और यकीन कीजिए जब वो जा रहे थे ना, जब सब जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, तब उन्होंने मियां साहब से इजाजत लेके गए। इजाजत। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं, बड़े भाई की हैसियत से उनसे इजाजत ली और उन्होंने कहा अच्छा हाँ जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ठीक है। अच्छा, पहले तो आपका ज़रा लीडर का और रिलेशनशिप था ना आपके साथ मियां साहब का, अभी क्योंकि आप समधी भी बन चुके हैं, तो वो रिलेशनशिप कैसे देखते हैं? कोई फ़र्क आया उसमें या फिर अभी भी बिल्कुल वैसा फ़र्क है? क्यों नहीं, पहले वो लीडर थे, एक सियासी आपका वो था ना, अब तो फैमिली रिलेशन है। फ़र्क क्या आना है? अच्छा, बस किस तरह क्या फ़र्क आएगा? क्या मैं बदल गया हूँ? ज़्यादा क्लोजनेस हो जाती है ना फिर जब फैमिली रिलेशंस बनते हैं। मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, ये डिपेंड करता है आप पे। अच्छा, आप किस तरह बिहेव करते हैं। हाँ। क्यों भाई, क्यों चेंज आएगा? क्यों मैं उनको खाम खा जाके तंग करूं? क्यों खाम खा उनकी निजी जिंदगी में दखल दूं? ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। रोहिल साहब, अगले इलेक्शन में आप कोई सीट ले रहे हैं या अगले इलेक्शन में आप खड़े होने की है कोई आपकी? मुझे और काम कोई नहीं आता। ठीक है, तो अच्छा आज चलें हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, इंशाल्लाह आप लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप नवाज शरीफ से कोई फरमाइश करें किसी सीट की? कोई होती है ना एक इंसान की, वो होती है कि अच्छा ये ख्वाहिश है मेरी, या मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वजारत मिले। मैं आपको एक गुजारिश करूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत कम ख्वाहिशात रखता है। अब इस उम्र में ख्वाहिशों का तुक कोई नहीं बनता। ठीक है। मैंने कभी भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी के साथ, मियां साहब मेरे से बहुत प्यार करते थे। पहले भी। ठीक है। पहले भी करते थे। ठीक है। और इंशाल्लाह आप भी करेंगे। और मैं कभी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो उनकी तबाह नाज पे गरा गुजरे। मैं नहीं करना चाहता, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। क्यों करूं? वजारतें भी देख ली, सब कुछ देख लिया, MNA बन गए, MPA, और क्या करना है? आसमान पे चढ़ जाना, काम करना। बंदे की तो
रचता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करूँगा, बिल्कुल क्यों करूँ? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपकी ना बैकग्राउंड जो है ना रोहिल साहब, आजकल वो बहुत ज़रा डिस्कस हो रहा है। आपके वालिद साहब का जो मर्डर हुआ उस बारे में अब बात होना ज़्यादा शुरू हो गई है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपका बड़े वो एक ख़ानदान के बारे में कहा जाता है कि बड़े धड़ल्लेबाज वो ख़ानदान है, इनसे ज़रा बच के रहना है। तो ये बातें शादी के बाद क्यों हाईलाइट हो रही हैं? आपका बैकग्राउंड अब क्यों हाईलाइट हो रहा है? मैंने आपको गुजारिश ही है ना, हाँ, आपको मैंने गुजारिश ही है कि जब एक शख्स ये तय कर ले कि उसे मनफी करना है, तो उसके अब ना आपके पास कोई इलाज है ना मेरे पास इलाज है। लेकिन अब तो जवाब देना चाहिए ना, आपको बहुत सारी बातें होगी। मैं जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसका इससे बड़ा जवाब और क्या हो सकता है कि मैं उस सारे मामले के बाद 3 और 1 4 और 4 5 दफ़ा मैं पार्लियामेंटेरियन मुंतखब हो चुका हूँ, ठीक है, और बड़े माशाल्लाह अल्लाह की मदद के साथ बड़े बड़े वोट लेता रहा हूँ। तो मुझे इन बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। यही जवाब, खामोशी का जवाब तो फिर अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये सच है, खामोशी का जवाब वो फिर सच समझ लेते हैं। मानते जा, मेरी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरी बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क उसको पड़ता है जिसने ये सब कुछ किया हो, जिसकी मेंटालिटी ऐसी हो, उसको फर्क पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फकीर आदमी हूँ, मुझे क्या, मैं कहता हूँ ये बोलते रहे, मेरा क्या जाता है, मेरा कुछ जाता है। ठीक है रोहिल साहब, आपका अयाज सादिक के साथ जो इख्तलाफात हैं वो भी हम सबको ही पता है। तो अगर मियाँ साहब आपको कहते हैं कि आप वो इख्तलाफात भूल कर दोस्ती करें या आगे मूव ऑन करें, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मामले को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता, बिल्कुल, काफ़ी कर चुका हूँ। ठीक है, चले ठीक है, थोड़ी सी हल्की फुल्की तरह बातें करते हैं। हॉबीज क्या क्या है? खरीदारी, शॉपिंग? अभी मेरी? हाँ, आपकी वाह, कोई खरीदारी, कोई शॉपिंग, कोई हॉबी नहीं है? 2-3 चीज़ों का बहुत शौक था। अच्छा, कपड़े, हाँ, बेगम शाबा, ये उनकी चॉइस होती है। ठीक है, हाँ, खुशबू, वो मुझे शौक है, वो मेरी चॉइस है। कहाँ से लेते हैं फिर वो? कभी अगर बाहर जाऊँ तो वहाँ से ले आता हूँ। फिर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जिनको पता है कि इसको शौक है, जो कोई आएगा वो मेरे लिए वो ले के आ जाएगा, ले आएगा वहाँ से, तो वो मुझे शौक है। वैसे आपकी घड़ी देख के भी लग रहा है कि आपको घड़ियों का भी काफ़ी शौक है। बस है, ये आज की नहीं है, ये पुरानी है, ये पुरानी है। पुरानी से मुराद ये है कि बहुत अर्सा पहले की है। अच्छा, हाँ, कितने साल पुरानी है वैसे? लाइक डायमंड्स हैं या? अच्छा, अंदाजा नहीं है, लेकिन है काफी पुरानी है। रोलेक्स की है या फिर 15-20 साल तो हो गए मुझे पहनते हुए। अच्छा, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं लग रही, और इसका मतलब है आपके पास अच्छी कलेक्शन है घड़ियों की। नहीं, 2-4 ही हैं बस। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सर, खाने में क्या पसंद है? क्योंकि मैंने देखा है कि जब आपने, क्योंकि अपनी एज का भी जिक्र किया था कि आपकी माशाल्लाह 74 ईयर्स हैं, तो खाने में क्या पसंद है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस एज में ना डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह से एहतियात करना शुरू कर देते हैं। मैं अभी तक इन चीज़ों से मुबर्रा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना जो पका होगा, अच्छा, वो खाऊंगा। तो हल्दी का क्या लिंक है आपके साथ? आपके बारे में सुना है कि आप हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं कुछ स्पेसिफिक रेसिपी के साथ? नहीं, हल्दी का इस्तेमाल तो नहीं करता मैं। मेरा नाश्ता जो है वो सुबह मैं इतना सा दूध पीता हूँ, अच्छा, इतना सा दही खाता हूँ, ठीक है, उस दूध में हल्दी डाल के पी लेता हूँ बस, जिसको गोल्ड मिल्क कहते हैं। गोल्ड मिल्क कहते हैं ना इसको, यही कह लें आप, वो डाल के पी। तो रोहिल साहब, फिटनेस रिजीम आपकी किस तरह से आप उसको मेंटेन करते हैं ताकि माशाल्लाह आप हेल्दी रहें? क्योंकि अभी तक माशाल्लाह आपने बताया है कि आप पैरों में चलता हूँ, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं। मैं हाँ एक्सरसाइज करता हूँ और रिलीजियसली करता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। रोहिल साहब, बसंत भी आ रही है, आपने तो मनाई होगी बसंत? नहीं, गुड्डे उड़ाना पसंद है या लूटना पसंद नहीं, है? मेरे पास छत नहीं है कोई उड़ाने वाली। बसंत आपने मनाई नहीं? अब क्या मनानी है यार? नहीं, 25 साल पहले जब बहुत ज्यादा था, वो कोई मेमोरी शेयर करे ना हमारे साथ, क्योंकि आजकल के बच्चों को या जेंजी को नहीं पता। उड़ाते भी रहे, लेकिन जो मजा आता है ना पकड़ के उड़ाने का, वो अपना मजा है। वो डोर उसके साथ आ रही है, पकड़ ली, फिर उसके बाद उसको टोटे टोटे बांध के बड़ी सही करके फिर उड़ाई, फिर वो अगर कट गई ठीक है, अगर काट दी तो बहुत खुशी होती थी, बड़ा मजा। तो कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे जब 25 साल पहले जब आप बसंत, क्योंकि फेस्टिवल था, मेरे दोस्त से वहाँ अंदरून शहर में लोहारी में,
तो वहाँ पे पूरी फैमिली हमारी वहाँ पे जाती थी, खाना भी होता था दोपहर का, फिर वहाँ पे बारबेक्यू हुआ करता था पहले तो काफी ज्यादा। बारबेक्यू का तो मुझे पता नहीं, अब याद नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो वो मैं वहाँ पे जाया करते थे, पूरी फैमिली जाती थी, बड़ा डिसेंट माहौल होता था। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर नजर लग गई बस अपनी, वो खराब कर दिया सब। हाँ, बसंत की बैकग्राउंड आप बताना चाहें कि क्या हिस्ट्री है, क्योंकि बसंत को येलो कलर से भी बहुत ज़्यादा उसको किया जाता है। असल पे ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हाँ, हमारे जो यंगस्टर है ना उनको आप काइंडली बताएं। ये होता है असल पे, आप यूं कह लीजिए कि मौसम बदलता है फरवरी में ना, स्प्रिंग आ जाता है, मौसम बदलता है, बहार का मौसम थोड़ा सा आ जाता है, और इस मौसम में खास तौर पे एक सरसों, ठीक है, सरसों जो है ना वो उसकी काश हुई होती है। अच्छा। और वो उसके फूल होते हैं पीले रंग के। हाँ बिल्कुल, वो पीले रंग के फूल होते हैं, और वो बड़े खूबसूरत लगते हैं खेत के अंदर ना, पीले रंग के फूल बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत लगते हैं, एक जैसे वो बड़ा एक सरफेस सी बन जाती है। तो ये पंजाब का त्यौहार था, पंजाब में काश्तकारी होती थी, पंजाबी वो देखते थे, फिर पीले कपड़े पहनते थे, बसंत ना, बिल्कुल पीले कपड़े पहनते थे, पीली गुड़ियाँ उड़ाते थे, बड़ा महज़ब किस्म का ये माहौल होता था, बड़ा अच्छा खूबसूरत। तो फिर वो उस चीज़ को हमने तबाह किया खुद अपने हाथों से, तो इसलिए फिर उसकी पाबंदी करनी पड़ी, पाबंदी लगानी पड़ी। अब देखें, अगर बिहेव किया, अब 3 दिन है, 6, 7, 8, अगर तो आपने बिहेव किया तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, और अगर आपने ना किया तो फिर वही होगा, अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ेगा, बंदी लग जाएगी। लेकिन देखें ना, अब आपने 6, 7, 8 दे दिए, 3 दिन आप उड़ाएं, और तरीके से उड़ाएं, गलत कोई काम ना करें, कानून की पासदारी करें, और 9 को आप उसको सबको जो बच गए, गुड्डे गुड़ियाँ पतंगे और डोरें, उसको संभाल के रख लें। अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज करे, आपको अगले साल फिर आप निकाल लीजिए, फिर उड़ाने शुरू कर दीजिए। रोहित साहब, आपको क्या लगता है जब बसंत त्यौहार पर पाबंदी लगी थी, क्या वजह थी, मतलब इसके पीछे कौन था? नहीं, उसके पीछे हम खुद थे ना। वो देखे ना, जब आप बसंत थी तो बड़ा आराम से वो लगाते थे, पेश होते थे, और बड़ा टेक्निकल है, मतलब गुड्डा गुड्डी उड़ाना बड़ा टेक्निकल है, और पतंग खास तौर पर बड़ा टेक्निकल है, बड़ी उसका। तो उसमें बड़ा अच्छा माहौल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें आ गया, गाना बजाना आ गया उसके अंदर, वो फिर बड़े तंदी वाली डोर का इस्तेमाल शुरू हो गया, ऊंचा। फिर वो पंजाबी गाने, आपको पता ही नहीं कैसी है शायरी, कैसी है। फिर उसके बाद एक और फिर दौर आया, उसमें आपने इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी फायरिंग। बिल्कुल, गुड्डी काटनी तो आपने फायरिंग शुरू कर देनी, फिर फायरिंग के साथ फिर आपने वो धात वाली डोर इस्तेमाल करनी, तंदी या मांझा वाली डोर, तंदी कुछ नहीं कहती, ठीक है, वो एक वो मांझा भी है ना, मांझा नहीं, वो केमिकल, लेकिन उसका भी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था। ज्यादा खतरा फिर हुआ जब आपने लोहे की तार इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अच्छा, उससे आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी नुकसान होता था। फिर उसके बाद लोगों के गले कटने शुरू हो गए। फिर वो ये चीज़ें जो थी ना, मिल मिला के इस चीज़ ने फिर आप पे पाबंदी आयद कर दी। तो आप बदलने को तैयार नहीं थे, अभी भी आप देख लें, बिल्कुल, तो बदलने को तैयार नहीं थे। तो अगर आप अपने आप को वहीं पे रखते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहता, खूबसूरत भी रहता, आप बनाते रहते आप एक। रोहित साहब, आपकी क्या प्लानिंग है? गुड्डे खरीद लिए आपने? मैं नहीं, इस दफा कोई प्लान नहीं है आपका? बच्चों के साथ तो बच्चे भी आगे कोई नहीं है, मेरे बच्चों में कोई किसी को शौक नहीं है। अच्छा, तो जो अभी ज़ाहिर 25 साल बाद बसंत मनाई जा रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज़ाहिर पहली दफ़ा मनाएंगे, उनको क्या मैसेज देंगे जाते जाते? बातों में बता तो दी है। अगर आप स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे तो आपको मजा आएगा। बिल्कुल। अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करेंगे इस आज़ादी को, तो मेरे ख्याल में फिर वही पाबंदी लग जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप इस त्यौहार को खूबसूरत तरीके से मनाएं, ताकि आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है ना वो खिलखिला उठे। बिल्कुल, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
मरीम नवाज साहिबा के लिए इस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज है इस बसंत को कामयाबी से ज़ाहिर लोग मनाएं और फिर आगे ज़ाहिर आने वाले सालों में फिर हम बसंत के लिए बहुत बड़ा बिल्कुल। तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, बेस्ट विशेस या मरीम नवाज साहिबा के लिए कोई पैगाम बसंत के हवाले से? नहीं, मैंने क्या देखा, मैंने आपको कहा ये सिर्फ मरियम के लिए नहीं, उनके लिए नहीं, बहुत बड़ी बात है इस हुकूमत ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, बिल्कुल बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, बिल्कुल। और क्यों लिया? इसलिए कि लोग इसको मना के खुश हों। हाँ, फेस्टिविटी का एक दौर आए लाहौर में, क्योंकि बहुत परेशानी के दौर में हम मैं वो यस कर रहा हूँ, खुश हुए। अब अल्लाह करे कि उनकी ये काविश जो है वो ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, अच्छे तरीके से वापस आ जाए ये चीज़, तो ज़्यादा खूबसूरती है। कोई मैसेज नहीं देना चाहेंगे फिर वज़ीर आला साहिबा को? नहीं, मतलब बेस्ट विशेस। तो मैंने तो आपको कहा है कि चैलेंज है, मैंने दुआ की है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे इस मामले में। उन्होंने जो ये पाबंदी उठाई है तो इसका सिला भी तो मिलना चाहिए ना, तो सिला देने वाले तो या अल्लाह की ज़ात है या लोगों के हाथ में। लोग अगर अच्छी तरह करेंगे तो सिला उनको मिल जाएगा, बिल्कुल, और उनका नाम भी अच्छा होगा इस बारे में। बिल्कुल जी। इस खूबसूरत मैसेज के साथ आज का पॉडकास्ट हम एंड करते हैं। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।